जो आम पत्रकार होते हैं, वो सेना के कमांड को काम करने के तौर तरीके को नहीं समझते हैं। जैसे उनको कहते हैं कि ये आर्टिलरी है, ये मैकेनाइज्ड आर्टिलरी है, इन्फैंट्री है, ये इंजीनियर्स कोर है। सेना का जो पूरा फॉर्मेशन होता है और किसी भी फैसले पर सेना जिस तरह से मूव करती है, वो कैसे होता है? आजकल में वॉर साइबर है, उसके अंदर में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशंस है, रोबोटिक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग, आप नाम लेंगे माइंड बॉगलिंग है, एआई है। सर आपने धुरंधर मूवी देखी सर? सर अगर ऐसे मिशन भारत लॉन्च कर रहा है तो पहलगाम में आतंकी कहाँ से आ जाते हैं? और दूसरा, अगर ऐसे मिशन लॉन्च हो रहे हैं चल रहे हैं तो दाऊद अब तक मारा क्यों नहीं गया? फोर्सेस की जो तीनों विंग्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कहा यह जाता है कि 1971 के वॉर में इनमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। वक्त बहुत आगे निकला, साइंस, टेक्नोलॉजी, एआई, सैटेलाइट वॉर भी। तो अब ये जिस मकाम पर दुनिया खड़ी है और हिंदुस्तान जहां आकर के पहुंचा है, कितना आज की तारीख में कोऑर्डिनेटेड है और तीनों फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन कितना पोटेंट है। आर्मी कितने विंग्स होते हैं, लोग कहते हैं ये कंपनी है, ये बटालियन है, ये ब्रिगेड है, ये रेजिमेंट है। तो एक तो कि कितने विंग्स आर्मी के हैं और ये जो यूनिट्स हैं ये क्या हैं और कैसे बनती हैं। न्यूज़ रूम में मेहमान श्रृंखला के तहत आज मैं मेजर जनरल के सिन्हा साहब का स्वागत करता हूं। न्यूज़ इंडिया का न्यूज़ रूम और मेहमानों को लगातार बुलाने का मकसद ये है कि जो हमारी टीम है, एडिटोरियल टीम है, उसके अलावा भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं न्यूज़ चैनलों में। तो एडिटोरियल की टीम जो आपको दिखती है या जो काम करती है, उससे 2-3 गुना ज़्यादा बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं। और हमारी कोशिश ये रही है कि खबर क्या है, खबरों की दुनिया में न्यूज़ इंडिया को अपनी जगह क्या बनानी चाहिए। देश के जाने माने लोग जो आज की तारीख में खबरिया चैनल हैं, उनको लेकर के क्या राय रखते हैं, न्यूज़ इंडिया से उनकी क्या उम्मीद हो सकती है। जनरल सिन्हा देश के वैसे ऑफिसर्स में हैं, एक्सपर्ट्स में हैं डिफेंस के, जिनके पास दुनिया की बेहतरीन जानकारी है। एक वाकया है, मैं म्यांमार के रखाइन में बवाल चल रहा था और बांग्लादेश तक संकट था। तो जनरल सिन्हा से मेरी बातचीत चल रही थी, उसी दौरान सीरिया का जिक्र आया। तो इन्होंने कहा कि आपको पता है कि नॉर्थ से दमिश्क तक जुलानी की फ़ौज गई, वो होम्स में गई, एलेप्पो में गई, फिर दमिश्क तक आई। एक तस्वीर जो है उस पूरे इलाके की आपने मुझे दिखाई, ऐसे जैसे आप वहाँ से हो कर के आए हैं। म्यांमार का जब मैं जिक्र कर रहा था तो मैंने सितवे एयरपोर्ट का जिक्र किया कि हिंदुस्तान और म्यांमार के बीच में हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं एक रूट बनना चाहिए और यह जो कॉरिडोर है जिसको हम चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं, इसका विकल्प तो होना चाहिए। तो फिर जनरल सिन्हा ने कहा कि वो सितवे जो है वो कलादान नदी वहाँ आती है, कलादान नदी से होकर के फिर हम जाते हैं तो ऊपर हमारे नॉर्थ ईस्ट में हम अपना सारा सामान सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डिफेंस के मामले में, डिफेंस के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोचने लगा था कि किसी ऑफिसर को या किसी एक्सपर्ट को जब भी बात करनी चाहिए टीवी पर, तो उसको एक तस्वीर दिखानी चाहिए। व्यूवर को समझ में आना चाहिए कि कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ रास्ता बनता है या हमारी तैयारी कैसी है, दिखती कैसी है, दुश्मन की तैयारी का सही अंदाज़ा हमको है। हम जिस तरीके से अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, उस ताकत का भी एहसास हमें है और ये बहुत कम लोगों में मैंने पाया है। इसीलिए जनरल सिन्हा की इज़्ज़त तो बहुत है और आप लगातार चैनलों पर आपको सुनते रहे हैं। तो मैं बहुत कम समय लूँगा। जनरल सिन्हा को मैं दावत देता हूँ और सिर्फ इसलिए कि न्यूज़ में ख़ासकर डिफेंस की जब खबरें होती हैं, हिंदुस्तान के सुरक्षा के लिहाज से हिंदुस्तान के चैनल जब बात कर रहे होते हैं, कितना एहतियात, कितनी जानकारी, कितनी मुस्तैदी और कितने सलीके से उस बात को रखा जाना चाहिए, जनरल सिन्हा से बेहतर कोई बता नहीं सकता है। इसलिए सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच राणा साहब। देखिए, आज आप एक ऐसे मुद्दे को छेड़ा है और उसको छूने की चेष्टा की है जो कि देश के बिल्डिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
हम सभी मानते हैं और सभी जानते हैं पूरे विश्व के अंदर में कि जो मीडिया होती है, मीडिया चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे विजुअल मीडिया हो, और आज के जन्म में जो डिजिटल मीडिया है, वो एक स्तंभ होता है किसी देश की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का। तो उसका परिपक्व होना, और ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी अपने योगदान जो एक्टिव योगदान के बाद मैं इससे जुड़ा हूँ कि कहीं करेक्ट पिक्चराइजेशंस, करेक्ट इंफॉर्मेशंस, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को ऐड करता है। आपने कहा कि कुछ खबरी मीडिया हैं, तो खबर चलाना एक पहले ये होता कि जिस तरह से खबर आए बस उसको बता देना, उसका विश्लेषण नहीं करना, उसकी उसके डेप्थ में नहीं जाना, तो वो कोई करेक्ट सोच तो नहीं थी। पहले ये कहते थे ना कि मीडिया का काम है कि जो चीज़ है बस रख दो और लोगों को सोचने दो। आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के एक हिस्सा हैं जब आप डिफेंस को लेते हैं, और किसी भी देश की, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहर से, क्योंकि डिफेंस के आयाम में 2 आयाम तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके देश के अंदर की सोच क्या है, और उसके बाद दूसरा, और उसी से, क्योंकि हमारे भारत देश में यदि कोई बहुत बड़ा संकट है या हमारी आप कहेंगे वीकनेसेस हैं, तो एक जयचंद्र की थ्योरी है, एंड दैट इज़ अ रियल थ्योरी, और वो सबसे बड़ा हमारे अंदर में दुश्मन यदि आप कहेंगे, क्योंकि हम तो हर एक एडवर्सरीज़ को लेते हैं कि बहुत बड़ा एडवर्सरी है वो। बाहर से जो आपके एडवर्सरीज़ हैं उसको आप मैनेज कर सकते हैं, मिलिटरली कर सकते हैं, जियो स्ट्रेटजिकली कर सकते हैं, जिसको और दूसरे तरीके से, क्योंकि आप उसको कंटेन कर सकते हैं, मगर अंदर वाले को आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो छल कपट दिखता नहीं है, मगर वो जब होता है, और भारत के इतिहास में ये जुड़ा हुआ है। बहुत देशों के इतिहास में ये आप नहीं पाएंगे, मगर भारत के इतिहास में आप ये देखिएगा, भारत जब भी डिफीट हुआ है, जब से भारत की इस सोच, भारत क्यों बोलते हैं हम, क्यों नहीं इंडिया बोलते हैं, भारत की जब सोच आई है, भारत अंदर से ही टूटा है, कभी बाहर से नहीं टूटा है। बाहर से, और जब अंदर से टूटता है, और जो आपके एडवर्सरीज़ हैं उसको एक पैट मिलती है, एक उसको जगह मिलती है फिर उसको तोड़ने की। जो आपने सवाल किया है उसके ऊपर मैं आता हूँ कि आज हम क्या जानना चाहते हैं। तो जो खबरी मीडिया की बात आप कहते हैं कि वो टीआरपी वाली मीडिया तो नहीं होनी चाहिए। आपको टीआरपी के, आप वर्ल्ड क्लास मीडिया में आप आएंगे तो आपके पास इतना, आपके पास रहेगा योग्यताएं कि लोग आपको सुनना चाहेंगे। आज के दिन में क्या है, यदि राणा साहब को कोई सुनना चाहता है तो आपके अंदर में क्या चीज़ें निकल रही हैं। यदि आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, यदि मैं कुछ इधर उधर की बात करूं तो शायद उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो तथ्य जो आती है वो तपस्या से आती है। आपको साधनाएं करनी पड़ती हैं, आपको उसके अंदर रमना पड़ता है, और फिर आप नई आयाम को लेकर आएंगे। अदरवाइज देखिए, किताबों के ऊपर लिखी हुई बातें करना, किताबों की जवाब देना, वो तो सब कर सकते हैं। तो पोथी पढ़ पढ़ के तो कोई पंडित नहीं बन सकता है। पंडित यदि आपको बनना है, और ख़ास करके मीडिया के बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब मैं सारे आपके जितने भी कर्मी हैं, चाहे वो आपके वीडियो कैमरा के हैं, आप हैं सबसे बड़े जो आप सब चीज़ को देखते हैं, आपके रिपोर्टर्स हैं, ये मैं उसको आज के दिन में मीडिया वॉरियर कहता हूँ। वॉरियर का मतलब है जो जिस तरह से सेनाएं सीमा पर या और दूसरे फ्रंट पर, आकाश दल जमीन, उसके अंदर काम करती है, आप भी उसी तरह काम करते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं देखता हूँ धीरे धीरे ये परिपक्व हो रहा है। परिपक्वता एकदम से नहीं आती, फर्स्ट डे नहीं है। तो आपका प्रयास यदि आप करना चाहते हैं कि इंडिया न्यूज़ के अंदर में जो आप न्यूज़ इंडिया के अंदर वो चीज़ लाना चाहते हैं, तो वो सबसे बड़ी जीत है। यदि आपने ये सोच से आप बढ़ेंगे कि हमको ये करना है, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, ऐसा मेरा मानना है। कि यदि आपकी सोच ही नहीं रहेगी कि हमें उन चीज़ों को दिखाना है देश के लिए, क्योंकि आप देश के लिए काम, आपका चैनल का नाम में न्यूज़ इंडिया है, आप इंडिया की न्यूज़ को दिखा रहे हैं। मतलब आप, मैं ये मानता हूँ कि ये यही नहीं कि कहीं दंगा हो गया, क्या हो गया, केवल ट्रुथ को बताने के अलावा यदि आप उसके अंदर से तथ्य निकल पाएंगे, चाहे आप रिपोर्टिंग के द्वारा या किसी से
सवाल पूछ करके, तीखी सवाल पूछ करके आप उसको निकालेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा मेरा मानना है। और आई थिंक योर थिंकिंग इज़ वेरी करेक्ट एंड राइट डायरेक्शन। सर मैं मोटे तौर पर जो आम पत्रकार होते हैं वो सेना के कमांड को काम करने के तौर तरीके को नहीं समझते हैं। जैसे उनको कहते हैं कि ये आर्टिलरी है, ये मैकेनाइज्ड आर्टिलरी है, इन्फेंट्री है, ये इंजीनियर्स कोर है। सेना का जो पूरा फॉर्मेशन होता है और किसी भी फैसले पर सेना जिस तरह से मूव करती है वो कैसे होता है? देखिए, सेना को आप लोग समझते हैं कि सेना जस्ट आज खड़ी हो। भारतीय सेना जो है वो एक उसका एक बहुत संगठित तरीके से चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर में उसको ना पकाया जाता है। पकाना ये नहीं होता है कि जा कर के फील्ड में ही आप फायरिंग करें या ये करें या कॉम्बैट करें। हमारे यहाँ चाहे वो जिस भी लेवल पे, वो जवान का लेवल है या ऑफिसर्स का लेवल है, उसकी जो इनिशियल जो होती है ना, जब वो ग्रूमिंग होती है, तो केवल ये नहीं कि उसको 24/7 के अंदर में उसको चार तरफे तरीके से उसको तैयार किया जाता है। वो बहुत अलर्ट होता है, ही इज़ वेरी नॉलेजेबल। ऐसा लगता है कि सेना के लोग ही वो सारी चीज़ें जानते हैं, और बहुत स्ट्रक्चर्ड है। वो नहीं कि ऐसे वो आ जाती है। हमारी जो ट्रेनिंग है और ऐसी बनी है, और ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। तो पहले ज़माने में कहा जाता था एक सिपाही होता है, संत होता है, और संत चिंतन करता है। आज के दिन में हम कहते हैं एक सोल्जर जो है स्कॉलर है। एक स्कॉलर सोल्जर सभी नहीं, वो तबके के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे जो हायर डायरेक्शंस ऑफ वॉर के अंदर में सोल्जर हैज़ टू बी स्कॉलर। स्कॉलर नहीं है तो आप नेतृत्व नहीं कर सकते आज के मॉडर्न वॉरफेयर में। जियो स्ट्रेटजिकली मान लीजिए आप एक देखें, एक फॉरेन जो हम डिप्लोमेट्स की बात करते हैं, वो भी पहले होता था कि केवल उसको यदि नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, विश्व के बारे में, तो वो कर लेगा, मगर आज वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतना इंटरलिंक्ड हो गया है। इवन फॉरेन डिप्लोमेसी के अंदर में आयाम है सेना के बारे में। तो आप कह रहे हैं कि आपके जो लोग हैं उनको कैसे एम्बेडेड जर्नलिज्म एक हुआ करती थी, एम्बेडेड उसका वर्डिंग है, एम्बेडेड जर्नलिज्म इन वेस्टर्न वर्ल्ड में, कि वहाँ पर जो क्यों उनको मानते थे अच्छा इन डिफेंस फील्ड में, कि वो एम्बेड हो जाते थे। मान लीजिए किसी यूनिट के साथ में वो जा रहे हैं तो ही इज़ लाइक ए सोल्जर, मोरलेस सोल्जर, बिकॉज उसका काम माइक है, रिपोर्टिंग है, और वो उससे ज़्यादा आगे निकल जाता था। तो हम लोग आज के दिन में, क्योंकि यंगर जनरेशन्स में भी थोड़ा पेरिफेरल इश्यूज़ में, क्योंकि हम दिखाएं कि हम जानते हैं, बस जानते नहीं, वो पकड़ में आ जाती है। और ख़ास करके एआई के युद्ध में, जो कि एवरीथिंग इज़ ऑन, क्योंकि आप इसको करेंगे जो मैं बता रहा हूँ तो वो आपको मिल जाएगा, मगर वो समझ में आ जाता है कि ये अंदर से नहीं आई हुई, एक्सपीरियंस नहीं कहता है। और युद्ध में और आपातकाल में, इन टाइम ऑफ डिफ़िकल्टीज, ओनली थिंग जो मैटर करता है वो मैटर करता है कि आपने अपने को तपाया कैसे। मैं सर आपका 5 मिनट लूँगा, मैं अपनी टीम की समझ के लिए कि आर्मी के कितने विंग्स होते हैं, मेरी भी नज़र से घड़ी पे ही है। जी 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 आर्मी के कितने विंग्स होते हैं, जी लोग कहते हैं ये कंपनी है, ये बटालियन है, ये ब्रिगेड है, ये रेजिमेंट है। तो एक तो कि कितने विंग्स आर्मी के हैं, और ये जो यूनिट्स हैं ये क्या हैं और कैसे बनती हैं? चलिए, अब आज आपने आर्मी के बारे में, तो हम आर्मी की ही बातें करते हैं। तो देखिए, आर्मी की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको सेक्शन कहते हैं, और उससे भी छोटी इकाई होती है उसको अंदर हमें टीम कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो आर्मी जब भी ऑपरेट करती है तो बड़ी पेयर्स, हम आप बड़ी पेयर्स हो सकते हैं हम, और बड़ी पेयर्स ऑफिसर्स के भी बड़ी पेयर्स जवान हो सकते हैं, बड़ी पेयर में हम करते हैं ऑपरेट। और जो सबसे छोटी इकाई है वो सेक्शन कहलाती है। 10 लोगों का एक सेक्शन होता है, उसमें भी ग्रुप होते हैं, फायरिंग ग्रुप ये है, असॉल्ट ग्रुप ये है। और इसी तर्ज पे सेक्शन से ऊपर होती है प्लाटून। 3 सेक्शनों को यदि आप जोड़ेंगे तो एक प्लाटून बनती है। प्लाटून के अंदर में उसमें 10 आदमी होते हैं, उसमें 30 आदमी होते हैं, और 30 के अलावा उसके अंदर इसका कमांड जो है एक हवलदार के पास में होता है। 3 सार्जेंट आप देखे होंगे एक सेक्शन का,
जो प्लेटून हैं उनका एक नायब सूबेदार उसके अंदर होता है, प्लेटून कमांडर कहते हैं उसको, प्लेटून होती है। 3 प्लेटूनों को आप मिलाइएगा तो एक कंपनी बन जाती है। उसके अंदर में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एचलॉन, फायर फाइट थोड़ी बड़ी हो जाती है। उसके जो ये होते हैं एक मेजर साहब को दिया जाता है। जनरली कंपनी कमांडर्स जो होते हैं वो मेजर होते हैं। इसी तरह 4 या 5 या 6 कंपनी को मिला के एक बटालियन बनती है। एक बटालियन को आप जब कहते हैं तो उसका जो कमांड होता है कर्नल के पास में होता है। ये एक फाइटिंग यूनिट है। सेक्शन भी एक फाइटिंग यूनिट है। मान लीजिए इसी जगह हम बैठे हैं, इसको स्ट्रॉम करना है, कोई टेररिस्ट है या कोई दुश्मन है, तो एक सेक्शन इसके अंदर ऑपरेट कर सकती है। इसके अंदर टीम भी ऑपरेट करती है, जो मैंने बताया बड़ी पेयर। तो डिपेंडिंग ऑफ जो कि आपको टास्किंग है, उसी तरह 3 बटालियन, जो बटालियन की मैं बात कर रहा था, जो कर्नल हैं, तो ऐसे 3 जो फाइटिंग यूनिट्स हैं प्लस उसके सपोर्टिंग आर्म्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव, तो जब उसको जोड़ दिया जाता है तो 3-4 बटालियन का एक ब्रिगेड बनता है। एक ब्रिगेड कमांडर, एक ब्रिगेडियर होते हैं। उसी तरह 3-4 ब्रिगेड को जोड़ करके एक डिवीज़न बनाई जाती है, जो डिविजनल कमांडर कहलाते हैं। मेजर होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। और उसी तरह 3 डिवीज़नों को जोड़ दीजिए तो एक कोर बनता है, और फिर आर्मी है। तो आज के दिन में आप देखिएगा छोटी यूनिटें जो हैं, क्योंकि बैटल बहुत फ्लूइड हो गया है, उसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफ बड़े बड़े फोर्सेस का मोबिलाइजेशन टाइम कंज्यूमिंग है। छोटे टीम्स का, बड़ी पेयर्स में काम करने का, छोटे टीम का, सेक्शन, प्लेटून, वो कामें करती हैं। आप देखिए जहाँ भी बैटल हो रहा है तो बैटल ऐसे होता है। ये तो हुई स्ट्रक्चर एज ए उसकी फॉर्मेशंस। मगर आप जब बात करते हैं हमारे यहाँ इनकी विंग्स, जैसे एक हो गया आपका प्योर इन्फेंट्री हो गया, एक मैकेनाइज इन्फेंट्री। मैकेनाइज इन्फेंट्री के में बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं, उसमें भी सेक्शन है, उसमें भी प्लाटूनें हैं, मगर वो उस बख्तरबंद गाड़ी में ऑपरेट करती है, तो मैकेनाइज फोर्सेस होगी। इंक्लूडिंग जो हम कहते हैं ना फुट इन्फेंट्री, वो नहीं करती है आज, वो मैकेनाइज्ड है तरीके से। वो हेप्टर से भी करती है, समुद्र में भी काम कर सकती है, हवा से भी करती है, पैरस से भी जंप कर सकती है। तो वो आयाम है। उसी तरह आर्मर्ड कोर, जो आप कहते हैं ना टैंकों की, जो टैंक यूनिट है, वहाँ भी ऐसे ही है। वहाँ केवल कंपनी की जगह उसको स्क्वाड्रन कह देते हैं, वहाँ ट्रुप होता है वही चीज़ें, नाम थोड़ा अलग है। उस वहाँ भी कंपनी हो तो स्क्वाड्रन में वो ऑपरेट करते हैं ऐसे ही। तो देखिए एक 16 टैंकें यदि हैं, 18 टैंकों की एक स्क्वाड्रन होती है। जैसे आपने सुना होगा 18 फाइटर जेट की एक स्क्वाड्रन होती है। उसी तरह टैंकों में भी यदि इतने टैंक हैं, आप उसको ऑपरेट करते हो, उसको ऑपरेशंस वैसे उसको वहाँ भी स्क्वाड्रन कहते हैं, वहाँ रेजिमेंट कहते हैं। आर्टिलरी के अंदर रेजिमेंट होती है। आर्टिलरी यदि आप करेंगे जिससे हम तोपखाना कहते हैं, उसी तरह वहाँ पर भी आपके ट्रुप्स लेवल होती है, फिर बैटरी होती है जो कंपनी लेवल पे, नाम अलग अलग है, ट्रुप्स हैं, बैटरीज हैं। बट ये जो चीज़ें हैं कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। ये ज़मीन पे जब आप ऑपरेट करते हैं, आप देखिएगा कोई ऐसा नहीं कि हर एक जवान को या हर एक ऑफिसर्स को ये चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल ज्ञान होता है, मगर हमारे यहाँ हर एक लेवल पे जब आप इंट्री, जैसे मान लीजिए एक ऑफिसर है, उसकी इंट्री 2 हैं, या तो नेशनल डिफेंस एकेडमी से जाएगा, जैसे हम लोग 16 साल की उम्र में हम चले गए नेशनल, फिर आपने किया, आपने पढ़ाई की, क्योंकि JNU के साथ पढ़ाई है, आप ग्रेजुएशन, बट आपकी ट्रेनिंग हुई, मगर वहाँ बेसिक चीज़ों पे होती है। बट जब आप आते हैं IMA में तो आप स्पेशलाइजेशन करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 1.5 साल, फिर वहाँ से यूनिट आप जब जाते हैं तब आप हर एक लेवल पे, हमारे यहाँ स्कूल्स हैं, रेजिमेंटल सेंटर्स हैं, हमारे यहाँ डिफरेंट कॉलेजेस हैं, जैसे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन है, किस लेवल पे किसको क्या करना, और हाईएस्ट लेवल पे NDC सभी नहीं करते। मैंने NDC 2010 में किया था, उसमें IFS वाले इंडियन जो पुलिस फोर्सेस हैं, रेवेन्यू फोर्स, और आज वो यहाँ पर रक्षा भवन में होती है, वो हायर डायरेक्शंस ऑफ वॉर के लिए है कि आप बड़े लेवल पे, क्योंकि आयाम बढ़ जाते हैं और उसके अंदर में और भी जो स्टैटिक चीज़ें आ जाती हैं। तो बड़ा स्ट्रक्चर्ड है हमारी फौज जो है ना, जो है आर्मी, नेवी, और इंटीग्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आप हमसे बात करेंगे कि नेवी के, तो हम उन चीज़ों को ज़मीन पे किया हुआ है। नेवी के साथ मिलकर के ट्रेनिंग करना, एयरफोर्स के साथ, एयरफोर्स हमारे साथ मिलकर,
तो इंटीग्रेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के अंदर में, एक इंटीग्रेटेड तरीके से लड़ना। बैटल अकेला नहीं लड़ा जाता, बैटल में आयाम है। आप ये ले लें, स्पेस है, न्यूक्लियर थ्रस्ट होल्ड है, आजकल में वॉर साइबर है, उसके अंदर में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशंस हैं, रोबोटिक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग, आप नाम लेंगे माइंड बॉगलिंग है, एआई है। तो इस चीज़ को जैसे आप यहाँ पर आपका खुद का सेटअप है, हर एक आदमी के काम है, मगर वो सिनर्जी तभी निकलती है क्योंकि आपका भी तो एक मिनट टू मिनट काम होता है ना। आपका भी तो इम्पोर्टेंट है कि यदि ये समय ये काम नहीं हुआ तो काम नहीं हो पाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी इंफॉर्मेशन का आपका वैल्यू वही है कि टाइमली आप उसको कर रहे हैं, उसके अदरवाइज वो उसका कोई वैल्यू नहीं है, इट गोज डाउन। सर चूँकि 3 मिनट आपके पास बचे हुए हैं, एक सवाल मेरा है। अभी आपने इंटीग्रेटेड एफर्ट्स की बात की आर्मी की, चूँकि फोर्सेस की जो तीनों विंग्स हैं, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, कहा यह जाता है कि 1971 के वॉर में इनमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। वक्त बहुत आगे निकला, साइंस, टेक्नोलॉजी, एआई, सैटेलाइट वॉर भी। तो अब ये जिस मकाम पर दुनिया खड़ी है और हिंदुस्तान जहां आकर के पहुंचा है, कितना आज की तारीख में कोऑर्डिनेटेड है और तीनों फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन कितना पोटेंट है? देखिए, इसको हम इंटीग्रेटेड फाइटिंग कहते हैं और हम थिएटर कमांड की तरफ जा रहे हैं। अब हमारा कमांड सर्विस स्पेसिफिक कमांड नहीं है, बातचीत चल रही है उस पर होने का। और इंटीग्रेशन हमारा ये बहुत पहले से चला है। जब हम लोग फौज में थे, हम लोग का, क्योंकि बैटल कभी अकेला नहीं लड़ा जाता। देखिए, ज़मीन के ऊपर में तो नेवी नहीं आ सकती, मान लीजिए ज़मीन पे हम लड़े, पर हमारा एयरफोर्स का ऑलवेज जो क्लोज एयर सपोर्ट है, फेवरेबल एयर सिचुएशन है, वो एयरफोर्स ही आपको ऐसा लगा जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, आपने देखा कि एयरफोर्स गई, तो पहला हिस्सा है शेपिंग ऑफ द बैटल फील्ड जो है वो एयरफोर्स करती है, फेवरेबल एयर सिचुएशन देती है। उसके बाद जब वो आपको मिलता है, क्योंकि उसके बाद ग्राउंड फोर्स एक्शंस करती है, तो हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं। ये चेंजेस है आज के हाइब्रिड वॉर का, कि इसमें और हमारा बहुत अच्छा है। हम एनडीए में जब आप जानते हैं तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक ही जगह में, उसका कोई नहीं होता कि आप एयरफोर्स के, हम सब एक साथ ट्रेनिंग करते हैं 3 साल। उसके हमारी ऐसे बैनहुमिंग है, वो तो हम बडीज़ हैं उस समय के। और आप देखेंगे एक ही कोर्स से, एक ही स्क्वाड्रन के आपको एयर चीफ मिलेंगे, आर्मी चीफ है। तो हमने तो उन इट इज़ टेकिंग बात इन अंडरवियर्स, हम ऐसे डेवलप होते हैं। तो इट इज़ एब्सोल्युटली इंटीग्रेट। भारत की जो सेना इसलिए मानी जाती है विश्व में बहुत अच्छी, और इसका उदाहरण है, और बैटल फील्ड में उदाहरण है उसका। यह भी लेटेस्ट आप देखिए, 4 दिन के ऑपरेशंस हुए, इसके अंदर इतनी अच्छी सिनर्जी आप कभी नहीं देखेंगे, आप सोच ही नहीं सकते। दुनिया इस दूसरे आर्मीज इसके सोच और आर्म फोर्सेस नहीं सोच सकती कि आप टारगेट को चुनते हैं, कौन टारगेट को कौन अटैक करेगा। यदि आप 9 ट्रेनिंग टेररिस्ट कैंप को देख लीजिए, तो कौन भावलपुर जाएगा, भावलपुर में एयरफोर्स गई क्योंकि 140 किलोमीटर है। कौन से वेपन सिस्टम होंगे, सेम हमारी वेपन सिस्टम है, उसको डिस्ट्रॉय करें। जो 7 हैं उसको आर्मी उसके अंदर कौन करेगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और ये 24 घंटे चलता रहता है। इट इज़ नॉट दैट कि हम सोए हुए हैं उठे और फिर इट इज़ ऐसे स्ट्रक्चर किया गया है, इट इज़ रनिंग आज के दिन में भी। यदि आज के पहले भी जब आप कहते हैं ना, अभी आपने सुना होगा रुद्रा ब्रिगेड, नाम सुना है, भैरव ब्रिगेड का नाम, जो रिस्ट्रक्चर कोल्ड स्ट्राइक, पहले कोल्ड स्टार्ट करते थे कि हम सब लोग सोए हुए हैं, खाली कुछ नहीं है, यहाँ पर एक भी आदमी नहीं है, मगर कोल्ड स्टार्ट करेंगे। मगर कोल्ड स्ट्राइक करना है मतलब हम ठंडे से उनको स्ट्राइक करना है। तो हमें तो ऐसे तैयारी बैठना है, यदि मैंने को उनके ऊपर ये करना है, तो आज के दिन में कोल्ड स्ट्राइक की बात है, और हमारे पास कैपेबिलिटी है वो, वी डोंट हैव टू वेट। ये जो आप देखते हैं हायर डायरेक्शंस ऑफ वॉर में है कि हमारी मिलिट्री एम क्या है, हम कब अचीव किए, और उससे डिसंगेज होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आप इस तरह से रशिया यूक्रेन की बात देखें,
वो दौड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प से, साहब की शांति करा दो, पीस टॉक। ऐसा तो नहीं है। वो कैपेबिलिटी पैदा अमेरिका के पास भी नहीं रहा, वो कैपेबिलिटी कि आप और इंडिया ने, इसलिए सारे बहुत चक्के हैं कि ये जो कैपेबिलिटी आप पैदा करते हैं कि कब इंगेज करना है, कब आप डिसंगेज करें। एंड टुडे न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जब है उसके अंदर में, वो उसको कहते हैं आर्ट ऑफ वॉर। वॉर इज़ नॉट ए साइंटिफिक, इट इज़ आर्ट। इसको और आर्ट को जो सीखना का, आपको भले ही दिखाई देते हो कि ये नहीं है, पर वो चलते फिरते एक तरह के, उनको कोई किताब देख करके काम नहीं होती, इट इज़ जस्ट एक्सपीरियंस। और वो आपको अपने को तपाते हैं, तब बनती है 40-40 साल, 50-50 साल। सर चलते चलते आखिरी बात मेरी टीम को बता दीजिए, जिधर हिंदुस्तान अब जा रहा है, थिएटर कमांड, ये थिएटर कमांड क्या होता है? देखिए, थिएटर कमांड का मतलब है हम लोग जो भारत के क्योंकि हमारी फ्रंटियर फोर्सेस है कि हम फ्रंट की ज़्यादा सोचते हैं कि हमारा जैसे एलसी है, आईबी है या एलओसी है, चाइना का फ्रंट है, इसका पहले हम बॉर्डर के ऊपर में, मगर अब है एक थिएटर कमांड, थिएटर बनाया जाएगा जैसे वेस्टर्न थिएटर, पूरा वेस्ट को यदि दें, उसमें पाकिस्तान भी है, ये वो थिएटर का जो कमांडर होगा, आर्मी नेवी या जो टॉप कमांडर कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड, वो हमारी स्ट्रक्चरिंग है कैसे होगा डिपेंड। और उसमें ये नहीं कि हमें एयरफोर्स को यूज़ करना है तो हम पूछेंगे किसी से, द थिएटर कमांडर कैन यूज़ इट। आज के दिन में ऐसा नहीं है। आज के दिन में आपको करना है इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन और थिएटराइजेशन में अलग ये है कि इन दैट आप एक साथ काम करेंगे वो। और थिएटर देखिए, पूरे भारत के थिएटर को, ईस्टर्न थिएटर की बात हो रही है, वेस्टर्न थिएटर के, नदर्न थिएटर की बात, सेंट्रल थिएटर और मैरीटाइम थिएटर, क्योंकि इंडिया एक पेंसुलर स्टेट है, क्योंकि हमारे को भारत को परमात्मा ने दिया है पेंसुलर इंडिया, एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है मैरीटाइम में। आप और आपके सामने लक्षद्वीप है और इधर अंडमान निकोबार है, दो पहरी, आप इसको हमने कभी यूज़ नहीं कर पाया ऐसे, इसको समझा नहीं है, समझे हम लोग तो बताते रहते हैं, मगर ये सोच, क्योंकि आप यदि हमारे से आज पूछ रहे हैं, मतलब ये बातें निकल के आम जनता तक आ चुकी है, तो हम तो बताते रहे, हम ये कहते रहे हैं कि इतनी हमें इस्कॉन चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो, मगर जब तक जो हमारे लीडरशिप है, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, तो इसमें जब, और आज के दिन में बड़ा आपको अच्छा लगेगा, वो उतने ही नॉलेजेबल हैं जितना हम नॉलेजेबल हैं, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के लीडरशिप को मैं 10 साल 12 साल से बड़े नज़दीक से उसको परखता हूँ, देखता हूँ, उनको उतने ही अंडरस्टैंडिंग है जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है। और ये जब आप अचीव कर देते हैं तो नो वन कैन टच यू, कोई नहीं। लगता है कि ये ऐसे हो गया, क्योंकि दुश्मन आज के दुनिया में, भारत उभरती हुई नंबर 1 शक्ति है, कहीं भी नहीं। अमेरिका विल गो डाउन, आप लेके रखें, और ये बहुत जल्दी हो रहा है, 2 दशक में होने वाला है। कोई नहीं चाहता कि ये निकले, चाइना नहीं चाहता, अमेरिका नहीं, कोई आपका पड़ोसी नहीं चाहता। ये कॉकरोच वर्ल्ड है, खींचती है पैर एक दूसरे को, तो आपको इमर्ज आउट नहीं करने देगी। और भारत जिस तरह से इमर्ज आउट नहीं कर रहा है कि वो थ्रेट नहीं कर रहा है किसी को। और ये नहीं कि हमें बुद्ध का देश, ये मैं नहीं मानता। यो आप, हमारा देश होना चाहिए जो भारत का देश था, जो देश था आपके कृष्ण का, जो योद्धाओं का देश रहा है। हाँ, हम उसको युद्ध, इसका मतलब नहीं है कि हम यदि युद्ध थोपना पड़े तब भी थोपना चाहिए। हमें ये नहीं कहते कि भारत थोपता नहीं है, यदि ज़रूरत पड़े तो थोपना चाहिए, मेरा ये मानना है। सर को जाना, लेकिन एक सवाल। हाँ सर आपने धुरंधर मूवी देखी सर? जी हाँ। सर अगर ऐसे मिशन भारत लॉन्च कर रहा है तो पहलगाम में आतंकी कहाँ से आ जाते हैं? और दूसरा, अगर ऐसे मिशन लॉन्च हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो दाऊद अब तक मारा क्यों नहीं गया? देखिए, आपने धुरंधर देखा है, धुरंधर एक स्टोरी, वन स्टोरी है, ऐसे डेली हर एक जगह चल रही है। आपका सवाल है, ये तो नहीं कि हम जब कर रहे हैं तो दूसरा बैठा, वो आपसे भी सातिर है,
आपके कुछ आयाम, हमने कहा ना, हमने अपने को आयाम में बांध लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी देश के थे। वो कहते थे देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, मत देश का बंटवारा हुआ ना, वो चले गए। तो शक्तियाँ, मैंने बताया क्यों नहीं होता है, आप क्योंकि अंदर से नहीं होने देते। इस देश में यदि कोई दुश्मन, आपने पूछा ना कि आप यदि वो कर रहे हैं, यदि अदृश्य हाथें सब जगह जा रही हैं, ये कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि वो आ जाता है? इसलिए आ जाता है कि आपके देश के ही अंदर, और आप बताइएगा वो कौन है, आपको भी पता है कि कौन इस देश के अंदर में, क्योंकि सबको आज के दिन में मेटेरियलिस्टिक गेन चाहिए। एवरीथिंग वांट्स ए पोजीशन, एवरीवन वांट्स कि पैसे चाहिए, उसको ये चाहिए, सब सुविधाएं चाहिए, ये चलती रहेगी देश। हाँ बेटा बोलो। सर मेरे हिसाब से एक ही क्वेश्चन है, जब आप लीड कर रहे थे उसमें यशिका त्यागी थी, वो 3 मंथ की प्रेग्नेंट लेडी थी, तो वो आप लोग जो जोश लाते हो, जो डिसिप्लिन लाते हो सेना के लिए, वो कहाँ से कैसे आता है? मुझे सर आपका डिसिप्लिन जानना है, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से, उसी डिसिप्लिन से आई हूँ। मेरे मौसा खुद एक सूबेदार से रिटायर्ड हैं, तो इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहती थी और मैं कब से खड़ी थी आपसे बातें करने के लिए। और मैं वही से जोश जानना चाहती हूँ कि जिस जोश से आप लोग सेना को कमांड करते हो कि पाकिस्तान के खिलाफ, कि हमें कैसे लीड करना है सर। देखो ये जो चीज़ है ना, एक तो पहले जब हमारी सिलेक्शन होती है वो बड़ी डीप है, चाहे वो जवान हो, कोई जेसीओ जब बनता है, मगर उसके अंदर में जो स्पिरिट की भावना को डे 1 से किया जाता है। मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ इतने लोग हैं, आप भी हैं, और मैं आपको ट्रेनिंग शुरू करूँ और आपका कोई गलत काम किया और मैं सबको पनिश करूँ, तो सबसे पहले आएगा कि इसने गलत किया, हमें क्यों पनिश कर रहे हैं आप? हाँ, इसकी गलती, मगर हमारे यहाँ वैसे ही ट्रेनिंग है, और फिर उससे आपका टीम बिल्डिंग होता है, स्पिरिट आती है, वो धीरे धीरे पकता है, धीरे धीरे आँच में पकता है। फिर जो आपने पूछा कि फिर आपका, क्योंकि हमारे लिए क्या है, हमारी मोटिव क्या है, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। उसके बाद आपके जूनियर, जैसे ये सीईओ साहब हैं, तो सीईओ हैं आपके, तो यदि इनका ये है कि मेरा चैनल इज़ फर्स्ट एवरी टाइम, फिर हमारे पूरे स्टाफ का वेलफेयर, उसका ये एवरीथिंग इज़ सेकंड, मेरा सबसे लास्ट। हमारे यहाँ ऐसे होती है। हमारा, यदि मैं एक नेता हूँ या आप बोलिए लीडर हूँ, तो मेरा सबसे लास्ट, माय वेलफेयर, माय सेफ्टी, मेरी सेफ्टी, यदि गोली उधर चलती है तो मेरे को पहले गोली लगनी चाहिए, ना कि इनको गोली लगनी चाहिए। तो वो बिल्टअप होता है, इट इज़ नॉट, इट जस्ट कांट कम। बट आपके अंदर में वो, जब हम सेलेक्ट करते हैं, क्यों हमारी सिलेक्शन बहुत डीप है, क्यों नहीं सबका हो जाता? क्योंकि आपके अंदर होगा वो गुण, कुछ लोगों के अंदर वो गुण होता है, नेतृत्व, फिर उसको निखारा जाता है। जैसे ये आप देखिए, एक डायमंड है, जब वो शेपिंग नहीं किया गया तो डायमंड का वैल्यू नहीं होता, वो पत्थर है, उसको तराश के उसको, और उसकी वैल्यू निकालते। उसी तरह सेना में तराशा जाता है लोगों को। तो आपका जो सवाल है वही है, तो स्पिरिट पैदा किया जाता है और धीरे धीरे वो स्पिरिट आता है, फिर वो सबको, क्योंकि फिर वो बनता है लीडर, वो दूसरों को बांटता है, फिर एक दूसरे को देख करके करते हैं। थैंक यू जनरल सिन्हा, आपका आने के लिए और मेरी टीम को एजुकेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट।